नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर है देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ी हुई है। मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से, ग्वालियर चंबल अंचल में खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह है माइनिंग विभाग में स्टाफ की कमी का होना भी बड़ा माना जा रहा है। तीसरी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ से है, जहां मोक्षित कॉरपोरेशन के साथ मिलीभगत कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने में सीजीएमएससी से जुड़े तत्कालीन अधिकारी बराबर के जिम्मेदार बताए जा रहे। घोटाले की वजह से बदनाम हो चुके दवा कॉरपोरेशन में भी अब बड़ा बदलाव की तैयारी चल रही है। तो एक एक कर हम तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उधर सवाल इधर नियुक्ति। जी हाँ, किस पर ये बात हो रही है? तो आईएएस ज्ञानेश कुमार को देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में उनकी नियुक्ति का फैसला किया गया है। चयन समिति ने 2-1 के बहुमत से 5 नामों में से ज्ञानेश कुमार के नाम पर सहमति जता दी है। हालांकि नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जबरदस्त राजनीति भी देखने को मिल रही है। नियुक्ति को लेकर हुई बैठक के बाद राहुल गांधी ने विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए ये बैठक नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस का कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। यह हमारे संविधान की भावना के खिलाफ है। बता दें, नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वह पहले सीईसी हैं। आपको ये भी बता दें, उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। 26वें सीईसी के रूप में वे उनकी निगरानी में बिहार, केरल और पुडुचेरी के साथ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार जो है वो अब नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं और पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। सरकार का मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये एक स्थापित परंपरा है, मान्यता है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण की जो चयन समिति है उसका गठन को लेकर चुनौती दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है सुनवाई के लिए। ऐसे में क्या जल्दी थी कि आपने वही जो चुनौती दी गई, जिसको जो विवादित है समिति, जिसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया है या उनके नॉमिनी को, उसमें आपने नियुक्ति कर दी। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। आपने उस संस्था के प्रमुख को विवादित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की। ये सुप्रीम कोर्ट की मूल जो भावना है लोकतंत्र की, संविधान की, उसकी अवमानना है। तो इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। शैलेश नितिन त्रिवेदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वर्तमान में विधायक है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इस फैसले को लेकर जो आपत्ति जताई जा रही है कांग्रेस की ओर से, उसको लेकर सवाल कर लेते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों? राहुल गांधी का यही कहना है। और डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, आपसे जान लेते हैं कि जो आपत्ति कांग्रेस जता रही है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत अफसोसजनक बात है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के आपत्ति और इस तरह के प्रश्न कांग्रेस उठाती रही है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या रिजर्व बैंक हो या चुनाव आयोग, तो उनके हमेशा निशाने पर रहा है। तो चुनाव आयोग के प्रत्येक एक्ट को, हर बात को, हर घटना को वो संदेह की नजर से भी देखते रहे और उनकी अवमानना भी करते रहे हैं।
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस जो है अपना आधार बढ़ाने के लिए या अपने जनता में काम करने की बजाय केवल चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के और विषय उठा करके जितना चाहती है, तो ये तो बहुत गलत है। दूसरा, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि ना तो संविधान सभा की बहस में ये आया, ना संविधान में है कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। ये शुद्ध रूप से सरकार का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है, और इसमें क्यों दखल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस बनते हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का या किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, सबके अपने अपने कार्य बटे हुए, सबको अपने कार्यक्षेत्र में काम करना चाहिए, इस तरह के विवादों की बजाय। तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, इसलिए आप नियुक्त मत कीजिए, ये उचित नहीं है। जो प्रक्रिया के समय के अनुसार जो होना चाहिए वो होता है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न उठाने की आवश्यकता है। जी शैलेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये कानून तो 2023 में आ चुका था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी, हालांकि 3 ऑर्डर पास भी हो चुके थे। 19 फरवरी वो तारीख थी, यानी कि केवल 2 ही दिन का समय था जब एक और सुनवाई होनी थी। क्या कुछ कहेंगे आप? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रमुख हैं, चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो भी इलेक्शन कमिश्नर के चयन की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। जी। इसको बदलने वाला कानून मोदी सरकार ने लाया। मोदी सरकार नहीं चाहती कि न्यायाधिपति देश के इस प्रक्रिया का हिस्सा रहें। इसके खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, जिसका 2 दिन के अंदर फैसला आने वाला है। जब 2 दिन के अंदर फैसला आने वाला है, तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी भारतीय जनता पार्टी सरकार को, जो आनंद फानंद में बैठक बुला के नियुक्ति कर दी गई। वो भी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जो 2029 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा। अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि उसके चुने हुए लोग, जिन्होंने धारा 370 को समाप्त करने में भूमिका निभाई, जो अमित शाह के गृह मंत्रालय में सदस्य रहे, ऐसे लोग चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करें, और स्पष्ट रूप से इस निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया इससे बाधित होगी। ये न न्याय हित में है, न निष्पक्ष चुनाव के हित में है, न जनहित में है। भाजपा सरकार का ये फैसला बेहद गलत, अनुचित और अमर्यादित है। जी, डॉक्टर चिंतामणि से बात कर लेते हैं। 20 लगभग विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव, इसके अलावा 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी इनके अंडर में अब होने वाली है। आप क्या कुछ कहेंगे शैलेश जी जो कह रहे हैं उसे सुनकर? देखिए, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। भाई, कौन कितने समय रहता है, ये तो उनके दक्षता पर है कि वो कितने जल्दी चुने गए, कितने उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, किस किस पदों पर रहे। ये तो गुणवत्ता का स्वागत होना चाहिए कि भाई वो इतने कम उम्र में इस पद तक पहुंचे, इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं। दूसरा ये कि मुझे स्वयं बता दें त्रिपाठी जी के, भाई बताओ कि कब से शुरू हुआ ये, पहले तो नहीं था आपके शासन में, और राजीव गांधी तक ये तो था ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज उसमें बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को उसमें बैठने की क्या जरूरत है। और दूसरा ये है कि ऐसा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जब बैठेगा तो निर्णय अच्छे ही होंगे, और इसके पहले क्या खराब निर्णय होते थे। और स्वयं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना जो 5 जज मिलकर के और खुद ही जज बना देते हैं, जिनको अंकल जजेस कहते हैं, तो उस पर तो कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी का। तो यहाँ क्यों होना चाहिए? ये शुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय है। और जब नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं तो उनको क्या अपने नेता प्रतिपक्ष पर भरोसा नहीं है? उनको खड़गे जी पर भरोसा नहीं है या राहुल गांधी जी पर भरोसा नहीं है? तो भाई ये तो अविश्वास है अपने ही नेता के प्रति उनका। जब वो बैठे हैं, उन्होंने उनकी उपस्थिति में नाम तय हुए हैं, तो फिर होना चाहिए। और कोई भारत का ही आदमी बनेगा, बाहर का आदमी तो बनेगा नहीं। IAS अधिकारी बनेगा, सीनियर अफसर बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न उठाना और संदेह रखना, इसकी बजाय तो कुल मिलाकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब अगली खबर पर हम चर्चा कर लेते हैं।
तो खनन जारी, किसकी जिम्मेदारी? बात मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल चंबल में खनन माफिया बेखौफ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती और प्रशासन का कड़ा एक्शन होने के बाद भी अवैध खनन और परिवहन का काम लगातार जारी है। इसके पीछे वजह है माइनिंग विभाग में स्टाफ की कमी होना और खनन माफियाओं को स्थानीय नेताओं का संरक्षण। देखिए रिपोर्ट। अवैध खनन बेखौफ माफिया। ग्वालियर जिले में 270 से अधिक मामले। मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के खिलाफ 270 से अधिक मामले अकेले ग्वालियर जिले में दर्ज किए गए हैं, जिसमें समझा जा सकता है कि प्रदेश भर में खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। 2 दिन पहले ही ग्वालियर जिले में खनन करके शहर में परिवहन करके लाई जा रही अवैध गिट्टी की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एसडीएम ने रोका था। एसडीएम कुछ कार्रवाई करते उससे पहले ही अवैध गिट्टी का परिवहन कर रही खनन माफिया और उसके गुर्गे ने एसडीएम की टीम पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पहले की तरह ही इस मामले में भी थाना हस्तिनापुर पुलिस ने एसडीएम की शिकायत पर 4 खनन माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके ऊपर एक प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हमारे सभी एसडीएम्स को इन्वॉल्व करते हुए टीम्स हमने गठित करी है जो रेगुलरली कार्रवाई करते हैं। जैसे कल भी अवैध परिवहन के हम लोगों ने कार्रवाई की थी और ये सतत एक प्रक्रिया है जिसको हम करते रहेंगे। प्रदेश में भी यदि आप अभी हम लोग माइनिंग की कार्रवाई का एक रिपोर्ट देख रहे थे तो उसमें भी अवैध परिवहन के केसेस में सबसे ज़्यादा जहां कार्रवाई हुई वो ग्वालियर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है और यही स्पीड मेंटेन रहेगी। किसी भी प्रकार से राजस्व की हानि नहीं हो, निर्धारित स्थलों से ही माइनिंग हो, ये हम लोगों को सुनिश्चित। जिले के माइनिंग अफसर भी मानते हैं कि कार्रवाई निरंतर की जा रही है, लेकिन स्टाफ की कमी होने के चलते कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि माफियाओं को स्थानीय नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। एक्चुअली अमला भी कम है, उसको रोकथाम के लिए अमला कम है और अमला कम होने की वजह से जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं उस वक्त तो कहीं ना कहीं इनके जो तंत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है तो उसको रोक देते हैं, डिले हो जाता है अवैध। उसके बाद हमारे आने के बाद में पुनः चालू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है ऐसे ही आपके डिपार्टमेंट से खबरें लीक हो जाती हैं? नहीं, डिपार्टमेंट का ऐसा कोई सामने नहीं आया है क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे जाते हैं और अलग अलग लोगों को लेकर जाते हैं इसलिए। बहरहाल ग्वालियर जिले में अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए कई चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, लेकिन खनन माफिया बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। शहर में अब अवैध रेत की मंडियां भी बन गई हैं। यहाँ पर खाली भूमि पर रेत, बुरुम, मिट्टी को स्टोर किया जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली, डंपरों में अवैध रूप से रेत को बाजार में बेचा जा रहा है। ऐसे में यही कहा जाएगा कि माइनिंग विभाग और जिला प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ दिखावा साबित हो रही है। आईएनएच 24/7 के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। ग्वालियर का संवाददाता जावेद खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जावेद, बड़ा मामला सामने आया है, लगातार अवैध खनन हो रहा है। इतनी सख्ती के बावजूद क्या कुछ कारण है, कहाँ चूक हो रही है? क्योंकि मोहन यादव लगातार सख्ती दिखा रहे हैं, क्या वाकई में स्टाफ की कमी एक बहुत बड़ा कारण है? क्यों? और इसके अलावा जो चेक पोस्ट है वहां से गाड़ियां कैसे आगे बढ़ जाती हैं, कौन जिम्मेदार? आप जितनी सख्ती की बात कर रहे हैं उतनी तेजी से यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में जो अवैध उत्खनन है, रेत माफिया, खनन माफिया जो हैं वो लगातार सक्रिय हैं और वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि वो पुलिस और प्रशासन की टीम से 2 कदम आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसा आपने अभी सुना कि जो माइनिंग ऑफिसर हैं प्रदीप भूरिया, वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, अमले की कमी है। केवल 1 माइनिंग ऑफिसर है, 2 इंस्पेक्टर हैं और उसके हवाले पूरा ग्वालियर जिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेटवर्क है जो उनसे ज्यादा माफियाओं का तेज है और वो जैसे कि टीम यहाँ से रवाना होती है अगर डबरा के लिए, भितरवार के लिए या गाजीपुर के लिए जहाँ खनन माफिया सक्रिय रहते हैं, वो जब वो टीम पकड़ने के लिए पहुंचती है उससे पहले ही सूचना तंत्र जो माफियाओं का उससे ज्यादा तेज है और उन तक सूचना पहुंच जाती है, उससे पहले वो गायब हो जाते हैं। अगर पकड़े भी जाते हैं तो वो पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की टीम से लड़ाई झगड़ा करने में और अपना जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसको अवैध जो माइनिंग की जा रही है उसका जो मटेरियल ले जा रहे हैं उसको छुड़ाने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं और वो हमला करने में भी चुकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नेटवर्क की बात है वो बहुत ज्यादा नेटवर्क है और सबसे
क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग कुख्यात है इस मामले में, जो इलीगल माइनिंग लगातार हो रही है और यहाँ जो अभी तक 300 मामले इस मामले में दर्ज भी हो चुके हैं, जो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है। यानी ये तो जो मामले दर्ज किए गए हैं और जो इसके अलावा जो कार्रवाइयां चल रही हैं जिनको ऊपर एक्शन अभी तक नहीं लिया जा सका है, ऐसे सैकड़ों मामले हैं और हर रोज करीब इस तरीके के कई मामले देखने को मिलते हैं। महीने में कम से कम 40 से 50 मामले इस तरीके के सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई 15, 10 या 20 लोगों पर ही हो पाती है। तो ये सूचना तंत्र उनका बहुत मजबूत है और अब तो जो खुलेआम मंडियां चल रही हैं तो उसको लेकर जो शहर में भी अब जो उनका रेत का अवैध भंडारण हो रहा है, ईंट का, रेता का और जो लाल गिट्टी होती है उसको लेकर भी मुरम के जो ढेर लगे रहते हैं, उससे माइनिंग विभाग की नजर नहीं जा पाती है या कहीं की उनकी मजबूरी है कि उनके पास स्टाफ की कमी है या आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। और जो उनकी अगर तो बात मिलाकर कहीं ना कहीं किसकी मिलीभगत है, ये पूरा मामला अब देखने लायक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से, जहां मोक्षित कॉर्पोरेशन के साथ मिलीभगत कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने में सीजीएमएससी से जुड़े तत्कालीन अधिकारी बराबर की जिम्मेदार है। ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रही है और अब तक घोटाले के सूत्रधार माने जाने वाले मोक्षित कॉर्पोरेशन के एमडी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हालांकि मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई का संभावना है, क्योंकि घोटाले की वजह से बदनाम हो चुके दवा कॉर्पोरेशन में भी बड़ा बदलाव की तैयारी हो रही है। इसमें उन अफसरों को उनके मूल विभागों में वापस भेजने की तैयारी है जो घोटाले के मामले में संदेह के दायरे में है। इधर जांच की वजह से प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों और बड़े अस्पतालों में रीएजेंट और उपकरणों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। मामले में सीजीएमएससी के महाप्रबंधक का कहना है कि लोकहित में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण और रीएजेंट उपलब्ध करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए उपकरण शाखा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को तबादला कर नई नियुक्ति का अनुरोध किया गया था। इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बता दें कि ईओडब्ल्यू इस घोटाले के मामले की जांच कर रहा है। मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन का एमडी शशांक चोपड़ा न्यायिक रिमांड पर जेल में है। तो आपको बता दें ईओडब्ल्यू के एक्शन के बाद दवा निगम में अब लगातार सर्जरी जारी है। एमडी ने संदेही अफसरों को हटाने के लिए पत्र भी लिखा है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां एमडी की चिट्ठी पर अब विभागीय सहमति मिल गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि घोटाले में लिप्त अफसरों का अब तबादला हो रहा है। इसके अलावा नए अफसरों की नियुक्ति पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में इस तरीके से कहीं ना कहीं नाम शामिल है और अफरा तफरी में ये जो नियुक्ति है वो की जा रही है। इसके अलावा बड़े बदलाव की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वाकई में लूप होल भी नजर आ रहा है। तो निवेश मोक्षित का एमडी शशांक जो है वो जेल में, मोक्षित कॉर्पोरेशन ब्लैक लिस्टेड हो गया। सीजीएमएससी घोटाला जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अब इस पूरे मामले में जो है तबादले को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है, क्या कुछ अब पूरा मामला है? क्योंकि आग लगी होगी तभी तो धुआं उठा होगा। सीजीएमएससी के जो अधिकारी हैं इसमें कितने संलिप्त हो सकते हैं, क्या कुछ पूरी डिटेल? सीजीएमएससी लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है और बीते दिनों जो है मोक्षित कॉर्पोरेशन के एमडी को ईओडब्ल्यू एसीबी ने गिरफ्तार कर पहले रिमांड पर लिया और उसके बाद जब पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वहीं अब पूरे घोटाले को लेकर यह खबर आ रही है कि जो सीजीएमएससी की वर्तमान एमडी है पद्मनी भोई साहू ने, उन्होंने शासन को पत्र लिखा है और जो अधिकारी सीजीएमएससी में पदस्थ हैं, खासकर जो तकनीकी शाखा में पदस्थ हैं, उन्हें जो है वहां से हटाया जाए, जिसमें मुख्य नाम जिक्र है कमलकांत पाटनवार के। कमलकांत पाटनवार वही अधिकारी है जिनके रहने के दौरान जो है रिएजेंट खरीदी और सीबीसी मशीन की खरीदी हुई थी, जिसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए थे। इसके बावजूद वे सीजीएमएससी में अभी भी बने हुए हैं, तो उन्हें हटाने और इसके अलावा जो अन्य तकनीकी और क्रय शाखा में जो अधिकारी हैं अभी वर्तमान में पदस्थ हैं, उन्हें यहाँ से भार मुक्त करने के लिए वर्तमान एमडी ने शासन को पत्र लिखा है ताकि जो जांच हो रही है ईओडब्ल्यू और एसीबी की वह निर्बाध रूप से जारी रहे और इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। आपको बताना चाहूंगा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो लगातार
सीजीएमएससी में हुए घोटाले को लेकर सवाल उठा रही थी और सरकार में आने के बाद पूरे मामले में जब विधानसभा में यह सवाल उठाया गया, इसके बाद इस पूरे मामले को ईओडब्ल्यू एसीबी को दिया गया था और ईओडब्ल्यू एसीबी ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लगातार इस मामले में जांच कर रही है। पहले छापेमार कार्रवाई की गई, उसके बाद मोक्षित कारपोरेशन के एमडी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर उन्हें जेल भेजा गया और यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जांच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि ईओडब्ल्यू और एसीबी तो आने वाले दिनों में जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू का एक्शन और अब इसी के साथ तीन खबर सबकी नजर में फिलहाल इतना ही। बने रहे NH 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।